हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपेक्स एकेडमी, ए वे टू अचीव योर एम। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक कोर्स के बारे में, एक वैकेंसी के बारे में, जूनियर अकाउंटेंट, और उसका एक वीडियो भी आपको दिया गया था पार्ट बी का, जिसमें जनरल हिंदी था। आज हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में आपका एक टॉपिक है कॉर्पोरेट अकाउंट। उसी से रिलेटेड मैंने आज एक टॉपिक लिया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए क्या होती है गुडविल। सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल। गुडविल मीन्स पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि, ख्याति। हम इसे प्रीमियम भी बोलते हैं। तो ये जो गुडविल है ये क्या है, मैंने आपको बता दिया। प्रसिद्धि, ख्याति, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं। यानी गुडविल को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं। ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति कैसे? मूर्त यानी जो दिखाई देती है, अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देती। हम गुडविल को देख नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसकी अमूर्त है, जो मूर्त के रूप में दिखाई नहीं देती, उसे हम क्या बोलते हैं, अमूर्त, यानी इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है। दूसरा, ये हमेशा सुख का साथी होती है। सुख का साथी है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आपका नाम बहुत अच्छा चल रहा है। जिस वक्त थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू होता है, कभी आपने सुना कोई बैडविल? बैडविल नहीं, गुडविल ही होती है। बस गुडविल की वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ये क्या है, सुख का साथी है। उसके बाद बात आई कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है? तो भैया सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ बिजनेस, व्यापार का मूल्य ज्ञात करने के लिए। किसके लिए जरूरत पड़ती है इसकी, व्यापार का मूल्य ज्ञात करने के लिए। दूसरी जरूरत क्यों पड़ी, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसमें एक नया पार्टनर आ रहा है तो उस वक्त बिजनेस की वैल्यू आपको काउंट करनी है और उसमें भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई या कोई रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, उस समय आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या लिखा, अमालगमेशन ऑफ फर्म विद अनदर बिजनेस। एक फर्म थी, एक बिजनेस था, एक कंपनी थी, वो अमालगमेट हो गई। किसमें, कोई एक नई फर्म में, नए बिजनेस में, नई कंपनी में, उस वक्त भी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ कंपनीज बिजनेस सोल्ड टू अनदर कंपनी। जब एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को सेल कर देती है तो वो केवल एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को ध्यान नहीं रखेगी, वो अपनी गुडविल को भी ध्यान रखेगी, बिकॉज गुडविल इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने यहां बता दिया ये एसेट्स है, लेकिन कौन से है, अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इसकी भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको बताया गुडविल क्या है। गुडविल क्या है, सुख का साथी है, इंटेंजिबल एसेट्स है, आपकी पॉपुलरिटी है, आपकी प्रसिद्धि है, आपकी ख्याति है। अब बात आते हैं, सर आपने बताया कि इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? आज सपोज दैट ये मार्कर में लेने जाता हूं, सपोज दैट 50 रुपीज का, मैं इसको देख रहा हूं तभी तो 50 रुपीज दे रहा हूं। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो चीज मैं देख नहीं रही उसको रुपए कैसे दूंगा? तो उसके भी रुपए होते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज दैट आपने एक शॉप की, आपके मेन मार्केट में, जहां भी आप रहते हैं वहां आपने मेन मार्केट में शॉप की, और वहां का जो रेंट था वो 10,000 रुपीज था। दूसरी शॉप आपने ऐसी जगह की जो एक सिंपल छोटी सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आपका जो रेंट है वो कम होगा। तो मेन मार्केट का रेंट ज्यादा क्यों? बिकॉज वहां पर हर एरिया से आपके पास कस्टमर आएंगे, क्लाइंट आएंगे। लेकिन जहां आपने छोटी सी कॉलोनी में आपने शॉप की है, वहां पर केवल उसी कॉलोनी के जो आपके कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां रेंट ज्यादा क्यों है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट पैलेस इज हाई, क्योंकि उस प्लेस की, उस जगह की वैल्यू हाई है, इसलिए वो जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब बात आती है कि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, हम इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम बात करें तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या जिसे हम बोल सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, हिंदी में हम इनको बोलते हैं वास्तविक औसत लाभ, आसान्वित लाभ या भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। एक नंबर तो ये इसका बेस है। 2 नंबर क्या है? सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। सुपर मींस अधि होता है, अधिलाभ। क्लियर है? ये इसके आपके बेस हुए। इस बेस के बाद में हम चलते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड कि वो तो सर आपने बता दिया कि किस बेस पर गणना करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे, वो तरीके ये रहे। वो क्या थे? आधार थे, आधार, बेस। ये क्या है? मेथड्स, तरीके। इन तरीकों के आधार पर हम इसकी गणना करेंगे। अब वो तरीके कौन कौन से? फर्स्ट वन, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, हिंदी में बोल रहे हैं वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि, इसमें कौन कौन से आधार हो सकते हैं? इसमें आधार हो सकता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें आधार हो सकता है सुपर प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट क्या है? एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि में क्या होगा? वार्षिकी विधि में भी यही बात है, सेम। क्या? उसमें भी 2 बेस हो सकते हैं, एफएमपी या सुपर प्रॉफिट। तीसरा क्या है? तीसरा आपका आधार है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? पूंजीकरण विधि। इस पूंजीकरण विधि में भी आपके पास 2 आधार होंगे, मतलब एक मेथड और 2 आधार, दूसरा मेथड और 2 आधार, तीसरा मेथड और 2 आधार। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात? समझ आ गई? अब आगे देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ स्टेप्स वगैरह बताए थे, कुछ मेथड्स बताए थे, कुछ बेस बताए थे। हमने देखा था वहां पर हमारे पास 3 मेथड थे और 2 बेस थे। फर्स्ट मैंने यह मेथड लिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि। और वर्षों की क्रय विधि में मैंने ये जो बेस लिया ऑन द बेसिस ऑफ एफएमपी। यहाँ एफएमपी के बारे में आपको बता दूं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। इनके 2 और नाम है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी आसान्वित लाभ, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ। आप जो चाहे वो नाम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? हमारा सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें समायोजित लाभ निकालना है, समायोजित एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। और कैसे निकालना है उसका तरीका ये रहा। आपके पास क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं इस पर स्टार बनाता हूँ और फिर समझाऊंगा। इसमें आपको ऐड करना है अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलरेडी डेबिटेड इन P&L। ऐसे खर्चे जो असामान्य है, ऐसी हानियां जो असामान्य है और जो आपने P&L में पहले से डेबिट कर दी, वो यहाँ ऐड करनी है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ CA, CA मींस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू में अगर वृद्धि हुई है तो वो भी आपको क्या करना है? यहाँ पर ऐड करना है। और वाइस वर्सा, जस्ट इसके विपरीत, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ CL, CL मींस करंट लायबिलिटी, अगर उसकी वैल्यू में कमी हुई तो उसको क्या करना है? ऐड करना है। ये आपको ऐड करना है। और लेस करने हैं इनके जस्ट रिवर्स। जैसे अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपने ऐड किया है तो ऑब्वियसली अब नॉर्मल गेन्स एंड इनकम को आप क्या करोगे? लेस करोगे। वो भी कौन से? विच ऑलरेडी क्रेडिटेड इन P&L, जो पहले से P&L में क्रेडिट है, अब नॉर्मल होने चाहिए। अब नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? सपोज स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट या स्पेक्युलेटिव लॉस, जो सट्टे वगैरह के होते हैं, या इस टाइप के कुछ और भी आपको नाम मिल जाएंगे। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को आप क्या करोगे? यहाँ पर लेस करोगे। तो आप समझ सकते हो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली लेस करना पड़ेगा। PFT, PBD, PFT मींस होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स का प्रोविजन। मैं इसने इस पे स्टार बनाया, मैं क्लियर करूंगा। PBD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मैंने इस पे भी स्टार बनाया, इसको भी मैं समझाऊंगा। और लास्ट क्या है? इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और इस पे भी एक स्टार है। अब समझिए जरा, हम PFT की बात करें। PFT का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए, मैंने यहाँ लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर यहाँ बिफोर टैक्स है तो यहाँ पर PFT लेस करना है, लेकिन अगर यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो यहाँ पर PFT का कोई भी एडजस्टमेंट फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? PBD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये ध्यान रखना कौन से ईयर में, क्योंकि आपके पास हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने सालों के प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो जिस साल में ये PBD था आपको उसी साल में इसको एडजस्ट करना है। और नेक्स्ट मैंने क्या? इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में एक बात बता दूं, पहले आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट जो हम मार्केट में करते हैं। अब बात आती है कि सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ बता दूं, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर इसको इरेज करूंगा एक बार। ये मैंने लिखा यहाँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है?
दोज इन्वेस्टमेंट विच आर स्पेशली मेड फॉर बिजनेस पर्पज, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विशेषकर किसके लिए किए गए, बिजनेस के लिए किए गए। तो आप समझ सकते हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन से होंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं किए गए, व्यापारिक कार्यों के लिए नहीं किए गए। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको केवल वही इनकम लेस करनी है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की है, और उसमें भी ये ध्यान रखना वो इनकम आपके पास हर साल इक्वल है या अनइक्वल है। सपोज दैट आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले रखा था 1 लाख रुपए का और उस पर इंटरेस्ट की रेट हर साल 10% है, तो ऑब्वियसली हर साल आपको कितना इनकम हुआ, 10,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो अगर ऐसी इक्वल इनकम है तो इसका अलग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में आपको 10% मिलेगा, सेकेंड ईयर में 8%, थर्ड ईयर में आपको 12% एंड फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा 15%। तो ये इनकम इक्वल हुई या अनइक्वल, ये अनइक्वल हुई, अनइक्वल हुई, इसका एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे, बताऊंगा आगे किस तरह से करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रह गया इसको मैं क्लियर यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार इसको ध्यान में नहीं रखना है हमारे पास। अब देखिए जरा, ये मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया है। अब हम बात करते हैं, ये दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एवरेज सामान्य औसत लाभ, और वेटेड एवरेज जिसको हम बोलते हैं भारित औसत लाभ। सामान्य औसत लाभ की गणना कैसे होगी, इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी ये जो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है इसका टोटल कीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल दे रखे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, जितने भी साल है उसका डिवाइड। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, एंड प्रोडक्ट्स कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट इनटू ईयर्स, प्रॉफिट इनटू ईयर्स। अब ये आपको एक बात और बता दूं, वेटेड एवरेज हमें यूज कब करना है, व्हेन, जब आपके पास प्रॉफिट किसी ट्रेंड में हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, तो ही आपको वेटेड एवरेज यूज करना है। अगर लाभ लगातार बढ़ रहे हो या लाभ लगातार घट रहे हो तो ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको यूज करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर, फिर आप आगे देखेंगे। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर किसी विशेष वर्ष में आपको कोई हानि हो जाती है किसी असामान्य कारणों से, तो उसको आपको यहाँ पर शामिल नहीं करना। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं आगे। क्लियर है? तो ये चीज आपके समझ आ गई। आज मैंने आपको इसके 2 स्टेप बता दिया, अभी 1-2 स्टेप और बाकी हैं, उसके बारे में हम कल आपको बात करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा स्टडी मटेरियल कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सब्सक्राइब करवाइए खुद के द्वारा और खुद के साथियों के द्वारा। देखिए इस चैनल में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप कंटिन्यू हमारे साथ टच में रहिए। यूट्यूब चैनल एपेक्स एकेडमी, ए वे टू अचीव योर एम। क्लियर है ये बात? और ध्यान रखिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।